हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जो भी स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। और गुड न्यूज़ ये है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी एकलव्य आदर्श जो है आवासीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग की 7,000 से ज़्यादा पद आए हैं। यानी 7,267 पदों की वैकेंसी 2025 में इस साल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से आई है। इसके पहले देखिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में भी वैकेंसी आई थी सन 2023 में। यानी लगभग 2 साल के बाद फिर से इसमें वैकेंसी आई है। और इसमें देखिए सरकार का कहना है कि 3 चरणों में वहाँ पर जितने भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं उनमें 35-36 हज़ार से ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट किए जाने हैं। तो ये दूसरा चरण है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं वो ये जनजातियों के लिए है। यानी जनजाति क्षेत्रों में इस प्रकार के रेसिडेंशियल स्कूल आपको मिलेंगे और उन रेसिडेंशियल स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ पर अच्छी जॉब मिलेगी। ये केंद्र सरकार की जॉब है और इसमें आपको वहाँ रहने की भी व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि ये स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल है। तो उसके वजह से आपको और जो भी स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं वो सबको उसी स्कूल के कैंपस में ही आवास मिलेगा, रहने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि ये देखिए केंद्र सरकार की वैकेंसी और केंद्र सरकार की जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं उसमें देखिए आपको पे स्केल बहुत अच्छी मिलती है, सुविधाएं भी अच्छी मिलती हैं और आपका एक अच्छा लेवल भी रहता है। ठीक है, इसमें प्रमोशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो भर्ती है इसमें मैं आप लोगों को आज की क्लास में ये बताऊंगा कि इसका आवेदन फॉर्म कब से शुरू हुआ है, इसमें आपसे कितनी फीस मांगी गई है, कौन कौन से वैकेंसी हैं, किस किस सब्जेक्ट की कितनी है, फिर उसके बाद इस कौन कौन से चीज़ों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और फिर आपको एज में कितनी छूट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आज मैं आप लोग को क्लास में इस बताऊंगा। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को EMRS की वेबसाइट पर भी दिखा दूंगा कि आप लोगों को कैसे कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है और बाकी की चीज़ों को कैसे करना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये EMRS की वैकेंसी के बारे में। और EMRS की वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आप लोगों को आवेदन करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी में लगे हुए हैं, तो फिर आपको जितने भी फॉर्म आ रहे हैं आपके तैयारी से रिलेटेड उसको ज़रूर भरना चाहिए। ठीक है, हालांकि क्या होता है कि कुछ कुछ जो आवेदन फॉर्म होते हैं उसमें फ़ीस वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि ये एकलव्य जो मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है इसमें देखिए जो SC ST और वुमेन कैंडिडेट हैं उनको छोड़ के बाकी लोगों के लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी गई है। तो वो चीज़ों को मैं अभी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ देखिए, जैसा कि देखिए इस जो सिलेक्शन एग्ज़ाम का नाम क्या है, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE 2025। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम का बुलेटिन है ये देखिए इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। आपको कौन कौन सी चीज़ों को जानना है और फिर आपको फॉर्म को कैसे आवेदन करना है। ठीक है, चलिए देखा जाए। देखिए ये जो आपको वैकेंसी आई है किसके तरफ से आई है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। यानी ये जो जनजाति स्टूडेंट हैं, जनजातीय छात्र हैं, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा और समाज जो किसके लिए है, ट्राइबल स्टूडेंट के लिए, उसके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आप देखिए इसकी जो एक फॉर्म भरने की जो तिथि है, तारीख है, वो देखिए 19 सितंबर से शुरू हो चुकी है और ये आपका जो ऑनलाइन आवेदन है 23 अक्टूबर तक रात के 11:50 तक भरा जाएगा। और इसमें देखिए आपको जो फीस वगैरह दी गई हैं वो फीस देखिए इस तरीके से हैं। जैसे देखिए इसमें फीमेल कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट और फिजिकली जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं यानी दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए देखिए जो फीस है वो कम रखी गई है और कैंडिडेट की अपेक्षा। जैसे देखिए इनसे जो एप्लीकेशन फीस है वो 0 ली गई है, इनसे केवल प्रोसेसिंग फीस ली गई है और इनकी फीस 500 रुपये है। देखिए TGT PGT प्रिंसिपल या
नॉन टीचिंग के जितने भी पद हैं उसमें इनसे 500 रुपये ही फीस मांगी गई। जबकि देखिए अदर कैंडिडेट में जैसे जो जनरल और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनकी फीस देखिए, ये महिला कैंडिडेट देखिए दोनों हर तरह की महिलाओं के लिए 500 ही फीस है, चाहे वो जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, यानी महिला है तो चाहे किसी भी कैटेगरी को फीस 500 ही है। लेकिन ऐसे बाकी लोगों के लिए देखिए एप्लीकेशन फीस 2000 रखी गई है, प्रोसेसिंग फीस 500 रखी गई है, टोटल 2500 फीस रखी गई है प्रिंसिपल के पद के लिए। उसी प्रकार से देखिए टीजीटी पीजीटी के लिए आपकी 1500 प्लस 500 2000 फीस रखी गई है। और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए देखिए 1000 प्लस 500 यानी 1500 फीस। देखिए इस तरीके से इस एग्जामिनेशन की फ़ीस देखिए बहुत ही ज़्यादा है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फीस की वजह से फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखिए जो कुछ भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी करने वाले हैं, जो मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मल्टीपल पोस्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका लिखिए 8 से 10,000 रुपया फॉर्म भरने का ही लग जाएगा। तो इसलिए इस सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरीके से जो फॉर्म आवेदन मांगे जा रहे हैं उसमें इतनी ज़्यादा फीस ना ली जानी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस रखने से, आवेदन फॉर्म रखने से बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को भरने से, इस भर्ती से चूक जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसकी देखिए एक तरह से सही नहीं है, इतनी ज़्यादा फीस नहीं रखी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको आवेदन करना है तो आप इस तरीके की फीस जमा करके इस फॉर्म को आवेदन करेंगे। ठीक है, देखिए इस बार इस एग्ज़ाम में बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है कि ये एग्ज़ाम जो होगा वो प्री और मेंस के आधार पर होगा। और प्री और मेंस में देखिए क्या होगा कि प्री में तो पूरा क्वेश्चन जितना है ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन मेंस का जो क्वेश्चन है उसकी जो फॉर्मेट है वो बदले हुए रहेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके इसकी सारी बातों को, और फिर इसके आधार पर आपको पता चलेगा कि इस वैकेंसी को मुझे भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, या मेरे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि देखिए इसमें मैंने अभी क्या बताया आपको कि टोटल 7,267 पद आए हुए हैं, और इन 7,267 पदों में देखिए जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए जैसे इसमें देखिए प्रिंसिपल का जो है 225 पद है, पीजीटी के लिए 1460 पद हैं, टीजीटी के लिए 3,962 पद हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 5,500 से ज़्यादा पद जो हैं टीचिंग के लिए। उसके बाद बाकी के जो पद हैं वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं। और नॉन टीचिंग में जैसे देखिए फीमेल स्टाफ नर्स की 550 वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन की 635 वैकेंसी है, अकाउंटेंट की 61 है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 228 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की 146 है। इसमें देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएड वगैरह नहीं किए हैं, तो वो स्टूडेंट देखिए हॉस्टल वार्डन वाली जो वैकेंसी है उसको अप्लाई कर सकते हैं, या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाली जो पद है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड किए हुए हैं, उनके लिए देखिए जो टीचिंग पोस्ट हैं वो है। इसमें देखिए अलग अलग जो पद हैं वो देखिए किस तरीके से हैं। जैसे देखिए ये जो प्रिंसिपल का पद है इसमें ये ग्रुप ए का पोस्ट है। इसमें देखिए टोटल 116 पद हैं, जिसमें ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 33, एसटी के लिए 16, टोटल 225 मिला के इस तरह से, यानी जनरल के लिए 116 देखिए, ओबीसी 60, एससी एसटी मिला के 225। उसके बाद फिर देखिए 3 विजुअली है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, लोकोमोटिव डिसेबल, इस तरह से जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब देखिए इसमें पीजीटी के पदों को देख लेते हैं। पीजीटी में भी देखिए काफ़ी पद आए हुए हैं। इंग्लिश में देखिए आपका 112 पद है, हिंदी में 81 है, मैथ में 134 है, केमिस्ट्री में 169 है, फिजिक्स में 198 है, बायोलॉजी में 99 है, हिस्ट्री में 140 है, ज्योग्राफी में 98 है, कॉमर्स में 120 है, इकोनॉमिक्स में 155 है, कंप्यूटर साइंस में 155 है। यानी कुल इस तरीके से देखिए आपका जो है कंप्यूटर साइंस में टोटल 1460 पदों का जो है पीजीटी का जो है आपके पीजीटी के। उसके बाद फिर देखिए और भी जो पद हैं उनको देख लेते हैं। जैसे देखिए टीजीटी के पद, टीजीटी के पदों में देखिए हिंदी में 424 पद हैं, इंग्लिश में 395 पद हैं, मैथ में 381 हैं, सोशल स्टडीज़ में 392 हैं, साइंस में 408 हैं, कंप्यूटर साइंस में 550, टोटल 2550 पद जो हैं आपके टीजीटी में। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए टीजीटी में जैसे कुछ रीजनल लैंग्वेज के भी पद हैं, वैकेंसीज हैं। जैसे देखिए
असमी में, बोडो में, बंगाली में, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। यानी ये इस तरीके से क्षेत्रीय भाषाएं हैं जहाँ पर जनजातियों के लिए मॉडल स्कूल स्थापित किए गए हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर स्थानीय भाषाओं को, रीजनल लैंग्वेज को भी शामिल करके और उनके भी वैकेंसीज इसमें दी गई। ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ मिसलेनियस कैटेगरी हैं टीजीटी के लिए, जैसे देखिए म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, देखिए इस तरीके लाइब्रेरियन के लिए। तो इस तरीके से इसमें देखिए 1189 पद है। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो लाइब्रेरियन का कोर्स किए होंगे, तो BLIS वगैरह किए होंगे, तो वो लोग इसमें भर सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए अब नॉन टीचिंग के पोस्ट इसमें देखिए, नॉन टीचिंग में अभी मैंने आपको बताया कि हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 346 पद हैं, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 289 पद हैं, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पद हैं, अकाउंटेंट के 61 हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 228 हैं, लैब अटेंडेंट के 146 हैं। टोटल 1620 पद जो हैं नॉन टीचिंग के हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये है फिजिकल रिक्वायरमेंट वगैरह के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से पद में किस तरीके की फिजिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए किस पद के लिए कितनी सैलरी रहेगी इसकी आपकी दी गई। प्रिंसिपल का जो पद है इसमें देखिए लेवल 12 का पेमेंट होगा, यानी इसमें 78,800 से लेके 2,09,200 रुपये पेमेंट बताई गई है। पीजीटी टीचर के लिए देखिए इसमें लेवल 8 का पेमेंट होगा, जो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक का होगा। टीजीटी का जो पद है इसमें देखिए आपकी लेवल 7 की पेमेंट है, 44,900 से लेके 1,42,400 है। उसके अलावा देखिए जो लाइब्रेरियन का पद है वो भी लेवल 7 का ही पद है, यानी टीजीटी की जो लेवल है उसी के अनुसार है। उसके अलावा और भी जो पद हैं वो देखिए उसमें लेवल 6 का पद है। ये जो आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन वगैरह का जो है लेवल 6 पेमेंट है। फीमेल स्टाफ नर्स का लेवल 5 है, इसमें 29,200 से लेके 92,300 तक। हॉस्टल वार्डन का जो है ये लेवल 5 है। उसके अलावा देखिए अकाउंटेंट का जो है लेवल 6 का है, और बाकी जो और पद हैं उसमें देखिए लेवल 2 और लेवल 1 की जो है सैलरी दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये इसमें सैलरी पर। अब देखिए आते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। तो देखिए इसमें आपका OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा प्री में। उसके बाद फिर सेकेंड जो पेपर होगा उसका देखिए क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव भी होगा और लिखित भी होगा। जैसे कि देखिए इसमें लिखा गया है कि टायर 1 और टायर 2 दो लेवल का एग्ज़ाम होगा, और प्रिंसिपल का जो पद है उसमें इंटरव्यू भी होगा, यानी जो आप 2 लेवल का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में। अब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे जो कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी पेपर दिए जाएंगे। जो कुछ स्थानीय स्टूडेंट हैं, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ स्थानीय भाषाएं जैसे बोडो, डोगरी, संथाली, तो मलयालम, इसमें भी पेपर आएगा। जो स्टूडेंट उस भाषा को चुनेंगे उनको उस भाषा में पेपर देने को मिलेगा। अब देखिए जो भी मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो प्रिंसिपल का देखिए क्या है कि इसमें देखिए जो पहला टायर 1 एग्ज़ाम है ये देखिए 100 नंबर का होगा आपका। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 100 प्रश्न देखिए आपके किस तरीके से पूछे जाएंगे। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड 30 प्रश्न, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड 30 प्रश्न, लैंग्वेज कैपिटेंसी टेस्ट से 20, यानी टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, 100 नंबर के होंगे। इसमें आपको देखिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये है आपका प्रिंसिपल का। उसके बाद फिर देखिए जो प्रिंसिपल का टायर 2 का एग्जाम है, इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें आपका जो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 40 नंबर का है, 40 क्वेश्चन है। उसके अलावा देखिए जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन है। टोटल 55 क्वेश्चन रहेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उनका नंबर 1-1 नंबर रहेगा, जबकि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न हैं उनका नंबर देखिए 4 नंबर रहेगा, यानी 15 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के। इसमें आपका जो टाइम है वो 3 घंटे का दिया जाएगा। इसके बाद फिर जब इस टायर 2 वाले जो एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाएंगे, जो
क्वालिफाई होंगे, मेरिट में नाम आएगा, उनका देखिए क्या होगा कि इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू जो है ये 40 मार्क्स का होगा। और इसमें देखिए जो टायर 2 का मार्क्स है और इंटरव्यू का, उनका जो रेशियो होगा 80-20 का रेशियो होगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो फाइनल लिस्ट तैयार हुई है। अब देखिए जो पीजीटी का पद है, इसमें देखिए क्या क्या है आपका। इसमें भी देखिए आपके 100 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे टायर 1 में, यानी प्री एग्जाम में। इसमें देखिए आपका जो जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ आईसीटी से 15 पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। टोटल इस तरीके से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका ये जो नंबर है 100 नंबर का होगा। इसके अलावा देखिए जो इसका पार्ट 6 है, इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 20 प्रश्न, जिसमें क्या होगा कि आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा कुछ और भी लैंग्वेज से रिलेटेड पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कुल मिला के आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका मार्क्स जो होगा वो 20 का होगा। टोटल इसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसके आधार पर ही आपका जो है पेपर 2 में आपको क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब पेपर 2 यानी टायर 2 जो है वो देखिए जिस तरीके से प्रिंसिपल वाला एग्जाम था उसी तरीके का इसमें भी है कि 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, टोटल 55 प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर का, टोटल 100 नंबर का। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनेगी देखिए वो टायर 2 और जो एग्ज़ाम पहले आप दिए रहेंगे टायर 1 का, तो उसी में क्वालिफाई होंगे टायर 2 देंगे, और टायर 2 में जितने स्टूडेंट की मेरिट सबसे अच्छी रहेगी उन्हीं को फाइनल रूप से सिलेक्टेड किया जाएगा। ठीक है, यानी प्री का जो आपका टायर 1 का एग्जाम है वो एक तरह से क्वालिफाइंग है, उसका मेरिट से कुछ लेना देना नहीं, यानी उसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर आके भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बस उसमें केवल पास होकर मेरिट में आ जाना है। जो भी सिलेक्शन होगा वो आपका टायर 2 एग्जाम के आधार पर ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए टीजीटी का जो पेपर है वो भी देखिए इस तरीके से है। इसमें जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी से 15 प्रश्न, नॉलेज ऑफ आईसीटी से 15 प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 प्रश्न, डोमेन नॉलेज से रिलेटेड आपका देखिए यहाँ पर पेडागोजी रिलेटेड 20 प्रश्न, एनईपी 2020 से 10 प्रश्न। ठीक है, टोटल 100 नंबर के। इसमें आपका समय देखिए 2.5 घंटे का रहेगा। इसके अलावा देखिए जो लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो 30 प्रश्न होंगे, इनका नंबर जो है 30 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्वालिफाई होने के बाद आपको टायर 2 का एग्ज़ाम देने को मिलेगा, और टायर 2 के एग्ज़ाम में फिर देखिए जिस तरीके से प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में और पीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी तरीके से इसमें भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40, 15 डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव का 40 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर का, टोटल 100 नंबर का। टाइम आपको इसमें 3 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी जो पद जो नॉन टीचिंग वाले पद हैं, हॉस्टल वार्डन वगैरह का, उसमें देखिए आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर है, और आपका 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद फिर देखिए जो रीजनल लैंग्वेज का है क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें देखिए 40 प्रश्न और 15 प्रश्न इस तरीके से, यानी ये इसका आपका टायर 2 का है सिलेबस। देखिए इन सब एग्जाम में आपका टायर 1 टायर 2 करके इस तरीके से पेपर आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये देखिए फीमेल स्टाफ नर्स का है, इसमें भी देखिए इस तरीके से टायर 2 का एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का देखिए टायर 1 यानी प्री एग्ज़ाम, फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम। लगभग देखिए हर वैकेंसी में आपका प्री और मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस इस तरीके से दिया हुआ है, यानी प्री के बाद मेंस होगा, मेंस के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन बनेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसमें देखिए क्या है कि इस एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है 1/3, यानी आप 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर जो है काट लिया जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन आपका घट जाएगा। तो इसलिए इसमें सावधानी से प्रश्नों को भी हल करना है। इसके बाद फिर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं। जैसे देखिए प्रिंसिपल के लिए क्या है
कि इसमें 50 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। बाकी जो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको सरकार के द्वारा जो नियम निर्धारित किया गया उसके आधार पे छूट मिलेगी। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें क्वालिफिकेशन में क्या है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके अलावा बीएड की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड करते हैं, तो उनके पास इस तरीके का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड होना चाहिए, या फिर 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, जैसे बीए बीएड बीएससी बीएड इस तरीके का होना चाहिए। उसके अलावा जो प्रिंसिपल का पद है इसमें देखिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देखिए तो एक्सपीरियंस भी आपका जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है डिजायरेबल में कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फुली रेजिडेंशियल स्कूल, आपका किसी आवासीय विद्यालय में पढ़ाए जाने का प्रिंसिपली करने का अनुभव होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, यानी आप हिंदी अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में अच्छे तरीके से पारंगत होने चाहिए। और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का होना भी जरूरी है, यानी आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज। अब देखिए पीजीटी का जो पद है इसमें देखिए कहा गया कि 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए सामान्य कैंडिडेट के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको सरकार के अनुसार जो छूट दी गई वो प्रदान की जाएगी। इसमें भी देखिए क्या कहा गया है कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर किसी ने किया हुआ है तो उसका देखिए 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंटीग्रेटेड करते हैं, तो चाहे इंटीग्रेटेड किए रहें चाहे अलग से किए रहें उसके लिए आपको बीएड प्लस पीजीटी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है कि पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री इंग्लिश में, पीजीटी हिंदी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, ये सब चीज़ें दी गई हैं कि आपका इन सब सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए। देखिए हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, कॉमर्स के लिए, इसमें भी देखिए कुछ डिजायरेबल कैंडिडेट दे गए हैं कि एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए किसी रेसिडेंशियल स्कूल में, तो आपको डिजायरेबल माना जाएगा। आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस में देखिए 40 साल मैक्सिमम मांगा गया है, लेकिन इसमें एक छूट दी गई है। छूट ये दी गई है कि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे उनके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए टीजीटी का जो पोस्ट है इसमें देखिए जो मैक्सिमम एज है 35 साल मांगी गई है, और छूट जो मिलेगी वो अलग से सरकार के द्वारा जो छूट है वो मिलेगी। इसमें देखिए क्या कहा गया है, कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ साथ उसके पास जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इसमें आपसे क्या मांगा है कि आपके पास बीएड की डिग्री के साथ साथ क्या होना चाहिए कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 2 वाला यानी जो 6 to 8 वाला जो पेपर होता है सीटेट का वो क्वालिफाई होना चाहिए, और तब जाके आप इस टीजीटी वाले पद में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिखा गया है अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कह रहा है कि स्टडी हिंदी एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, यानी आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी होना चाहिए। अगर अंग्रेजी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपका 3 साल अंग्रेजी होना चाहिए। मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका कंडीशन दिया गया है कि मैथमेटिक्स जो है आपका 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिजिक्स जो है आपका कम से कम 1 या साल पढ़ा होना चाहिए, 2 सेमेस्टर में पढ़ा हुआ होना चाहिए। बाकी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से जो है वो कोई एक विषय जो है या तो ईयरली सिस्टम है तो 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपका जो है दिया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का किस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखिए साइंस के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि जैसे आप किसी मेन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, तो इसमें आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी होना चाहिए। बॉटनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए। जूलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका केमिस्ट्री और बॉटनी जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है इसको देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी लाइफ साइंस एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन।
अंडर विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर एक, यानी इनमें से जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो आपका या तो 1 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए या 2 सेमेस्टर कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस का भी दे दिया है कि आप जिस सोशल साइंस में देखिए यहाँ दिया है कि 2 सब्जेक्ट जो है मेन है, हिस्ट्री और जियोग्राफी। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें सब्सिडरी में है। जैसे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है 3 साल होना चाहिए। और उसके अलावा देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स से अप्लाई कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस से अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो 3 साल होना चाहिए, बाकी जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो 1 साल या 2 सेमेस्टर होना, जैसे साइंस वालों का था उस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैंने देखिए एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हुई है। तो अगर आपके पास समय है या फिर आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए फिर यहाँ टीचिंग में टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए दिया गया है और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आर्ट के टीचर के लिए तो इस तरीके से आप इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट डाउनलोड करके देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता चल जाएंगी और फिर उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि बिना चीज़ों को देखे जाने फॉर्म को अप्लाई करने से क्या होता है कि आपका जो है पैसा भी बर्बाद होता है और आपकी समय भी बर्बादी होती है और एग्ज़ाम देने के बाद आपको लगता है कि नहीं मैंने कहीं ना कहीं गलती की है, ये गलतियाँ हो गई मुझसे, तो दोबारा फिर आपके पास समय नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी पद अप्लाई करेंगे उसके बारे में डिटेल अच्छे तरीके से देख लेंगे, जान लेंगे। 2 दिन बाद ही फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि अभी 23 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो समय काफ़ी है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में मैं आप लोगों को इसमें दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए किस प्रकार की एज में छूट दी गई है। जैसे देखिए एज रिलैक्सेशन में जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको देखिए किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए देखिए 5 साल की छूट दी गई एज में। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल दी गई है। जो कैंडिडेट कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं तो उनको देखिए 5 साल की छूट दी गई है। फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो देखिए डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हैं, देखिए 1980 से 1989 के बीच में उस तरीके से वो लोग वहाँ पर रहे हैं तो उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। उसके अलावा देखिए जितनी भी कैटेगरी की वुमेन है, महिला कैंडिडेट है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, उनको देखिए 10 साल की छूट दी गई। यहाँ लिख लिया गया है कि वुमेन ऑल कैटेगरी, यानी उनको देखिए काफ़ी उम्र में छूट दी गई। उसके अलावा देखिए जो दिव्यांग पर्सन है उसमें देखिए अलग अलग लोगों को अलग अलग दी गई। जैसे SC ST वालों को 13 साल दी गई है, OBC वालों SC ST वालों को 15 साल, OBC वालों को 13 साल और जनरल वालों को 10 साल। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिला के इसमें देखिए एज की जो छूट वगैरह है ये यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपका इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन था मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख के, समझ के, पढ़ के तब फॉर्म को अप्लाई करिए और फिर उसी अनुसार आप अपनी तैयारी भी करिए, क्योंकि देखिए इसमें जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टीचर का, तो उसका पूरा सिलेबस जो होता है वो NCERT बेस्ड होता है। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको अच्छे तरीके से NCERT को पढ़ना होगा और उसके हर पेज के बारे में आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाना पड़ेगा। उसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की देखिए इस वीडियो में, इस क्लास में मुझे आप लोगों को यही सारी चीज़ें बतानी थी, AMRS के बारे में बताना था। अब देखिए एक बार मैं आप लोगों को इसकी वेबसाइट को दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसकी जो वेबसाइट है इस तरीके से आपको ओपन होगी, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025। अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल में जाएंगे, EMRS ऑनलाइन 2025 जैसे ही डाल के सर्च करेंगे आपका फ्रंट में सबसे ऊपर यही वेबसाइट आएगी। इसको ओपन करेंगे तो इसमें देखिए 3 तरह की आपको बॉक्स बना हुआ है, इसमें अलग अलग बॉक्स। पहले देखिए क्या लिखा है कि स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है ये बताया गया है। और उसमें सबसे पहले दिया गया है कि आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेना है और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो पूरे एडवर्टीजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद फिर आपको देखिए यहाँ पर
रजिस्टर करने के लिए दिया गया है, यानी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो फिर यहाँ से आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी उसको भरना है, अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, और उसके बाद आगे चलें। जैसे देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका इस तरीके से यहाँ पर जो है ये विंडो ओपन हो जाएगी। और इसमें देखिए ये यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने के लिए कहेगा। जब आप पहले से डाउनलोड करके पढ़ चुके हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए सारे पद वगैरह दिए गए हैं, यहाँ फीस वगैरह दी गई हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे, नीचे आके बाद यहाँ पर देखिए एक यहाँ टिक करना है, राइट टिक कर लेंगे डिक्लेरेशन पे, और फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। जब इसके आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की डिटेल खुल जाएगी, और आपको एक एक चीज़ अपनी सही से ध्यानपूर्वक भरनी है। यहाँ पर खुद से नहीं भर रहे हैं तो किसी साइबर कैफे में जाके भरवाएंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा गया है कि यहाँ पर जो आपका नाम होगा वो क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट में है, जैसे उसमें आप नाम है उसी अनुसार आपको इसमें भरना है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी डिटेल मांगी गई है उसको आप लोग को सही तरीके से भरना है। और उन डिटेल्स को भरने के बाद फिर आपको देखिए यहाँ लास्ट में ईमेल आईडी डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद फिर देखिए इस तरीके से आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है, क्योंकि इसी यूजर आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप भविष्य में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको मिलेगी। यहाँ फिर लास्ट में आप अपना जो है ये जो कैप्चा कोड है इसको डाल के सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर लॉगिन करेंगे, लॉगिन वाले पेज में लॉगिन करके बाकी जो चीज़ें बची हैं उस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, उसका फीस वगैरह पे करेंगे और फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने देखिए आप लोगों को इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो बता दी, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।